प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण की विजय पर चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन का उद्देश्य संपूर्ण भारत पर अपना एक छत्र प्रभुत्व स्थापित करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने उत्तर भारत पर विजय के बाद दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। दक्षिण की विपुल संपत्ति भी अलाउद्दीन खिलजी को आकृष्ट करती थी। उत्तर भारत के सैन्य अभियानों के कारण सेना तथा शासन का व्यय बहुत बढ़ गया था। उत्तर भारत को जीतने में हुए इस व्यय के मुकाबले उसे धन की प्राप्ति बहुत कम हुई थी। इसकी पूर्ति दक्षिण के धन से हो सकती थी। अलाउद्दीन यह भी चाहता था कि उसकी सेना किसी न किसी अभियान में संलग्न रहे ताकि सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह न कर सके। इन सब कारणों से उसने दक्षिण भारत के विरुद्ध अभियान आरंभ किया। दक्षिण की भौगोलिक असुविधाओं तथा उत्तरी भारत से दूरी के कारण अब तक कोई अन्य सुल्तान दक्षिण भारत पर अभियान करने का साहस नहीं कर सका था। 1305 ईस्वी तक मारवाड़ को छोड़कर शेष उत्तरी भारत के राज्यों को उसने जीत लिया था। इसलिए 1306 ईस्वी में दक्षिण विजय का अभियान आरंभ किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य अपने गुलाम मलिक काफूर को सौंपा। इसे नुसरत खां खंभात से लाया था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को दक्षिण अभियान के लिए विशाल सेना प्रदान की। इस समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख हिंदू राज्य थे। देवगिरी, इस पर यादवों का शासन था और राजधानी देवगिरी यानी दौलताबाद थी। तेलंगाना राज्य, जहां काकतीय वंश का शासन था, इसकी राजधानी वारंगल थी। तीसरा होयसल राज्य, जहां होयसल वंश का शासन था, इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। चौथा मदुरा का राज्य, जहां पांड्य वंश का शासन था, इसकी राजधानी मदुरा थी। पहला आक्रमण वारंगल पर किया गया 1302 ईस्वी में 1306 ईस्वी में। वारंगल तेलंगाना की राजधानी थी, जहां काकतीय वंश का राजा प्रतापरुद्र देव द्वितीय शासन करता था। अलाउद्दीन वारंगल को सम्मिलित नहीं करना चाहता था। इसका लक्ष्य केवल धन प्राप्त करना था। इसलिए 1302 के पहले आक्रमण के समय नुसरत खां के भतीजे छज्जू तथा फखरुद्दीन जूना, जो बाद में मोहम्मद तुगलक कहलाया, के नेतृत्व में किया गया था। इस युद्ध में राजा प्रतापरुद्र देव ने शाही सेना को परास्त कर दिया। मुस्लिम इतिहासकारों ने इस युद्ध का उल्लेख तक नहीं किया है। नंबर 2, देवगिरी पर पहला आक्रमण 1306 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी को विजित किया था, जहां रामचंद्र देव राय ने उसकी मित्रता स्वीकार की थी, लेकिन अब उसने कर देना बंद कर दिया था। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को फिर से देवगिरी के विरुद्ध अभियान पर भेजा। उसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला तो यह कि देवगिरी के राजा रामचंद्र ने पूर्व में दिए गए अपने वचन के अनुसार दिल्ली को कर देना बंद कर दिया था। दूसरा यह कि रामचंद्र ने गुजरात के राजा राय कर्ण तथा उसकी पुत्री देवल देवी को अपने यहाँ शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी देवल देवी को प्राप्त करना और देवगिरी पर फिर से अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। मलिक काफूर तथा अलब खां की संयुक्त सेनाओं ने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। राय कर्ण 2 महीने तक बड़ी वीरता के साथ मुसलमानों का सामना करता रहा, परंतु मुसलमानों की विशाल सेना के समक्ष उसके पैर उखड़ गए। देवल देवी की रक्षा नहीं हो सकी। वह अलब खां के हाथ पड़ी और दिल्ली के रनिवास में भेज दी गई। कुछ दिन बाद शहजादे खिजर खां से उसका विवाह कर दिया गया। मलिक काफूर ने संपूर्ण प्रदेश को उजाड़ दिया। विवश होकर राजा रामचंद्र को संधि करनी पड़ी। काफूर ने रामचंद्र को दिल्ली भेज दिया। सुल्तान ने उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए उसे राय रायान की उपाधि दी। इस उदार व्यवहार के कारण रामचंद्र ने फिर कभी अलाउद्दीन के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। वारंगल का दूसरा आक्रमण 1310 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को वारंगल पर आक्रमण करने भेजा। अलाउद्दीन ने काफूर को आदेश दिया यदि प्रतापरुद्र देव सुल्तान की अधिकार स्वीकार कर ले तो उससे संधि कर ली जाए, राज्य न छीना जाए। रामचंद्र ने इस अभियान में उसकी बड़ी सहायता की। देवगिरी से काफूर ने वारंगल के लिए प्रस्थान किया और वारंगल के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। यह घेरा कई महीने चलता रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदुओं को मारा गया, उनकी संपत्ति का विनाश किया गया। जब प्रतापरुद्र देव को यह ज्ञात हुआ कि तुर्क केवल धन प्राप्त करने के लिए सारे विध्वंस मचा रहे हैं, तब उन्हें धन देकर शांति स्थापित करने के लिए वह तैयार हो गया। बरनी के कथनानुसार प्रतापरुद्र देव ने तुर्कों को 100 हाथी, 700 घोड़े, बहुत सा सोना चांदी, अनेक अमूल्य रत्न दिए। संभवतः कोहिनूर हीरा भी काफूर को यहीं से मिला था। प्रतापरुद्र देव ने
सुल्तान को वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया। काफूर 1302 ईस्वी में देवगिरी तथा धारा होते हुए दिल्ली लौट गया। अगला आक्रमण द्वार समुद्र पर 1311 ईस्वी में किया गया। वारंगल विजय के बाद अलाउद्दीन ने द्वार समुद्र पर आक्रमण की योजना बनाई। इन दिनों द्वार समुद्र में होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय शासन कर रहा था। वह योग्य तथा प्रतापी शासक था। दुर्भाग्य से इन दिनों होयसल तथा यादव राजाओं में घातक प्रतिद्वंदिता चल रही थी। दोनों एक दूसरे को उन्मूलित करने का प्रयत्न कर रहे थे। अलाउद्दीन ने इस स्थिति से लाभ उठाने के लिए 1311 ईस्वी में मलिक काफूर को द्वार समुद्र पर आक्रमण करने भेजा। बल्लाल मलिक काफूर की विशाल सेना के समक्ष टिक नहीं सका और विवश होकर उसने मुसलमानों की अधीनता स्वीकार कर ली। काफूर ने द्वार समुद्र के मंदिरों की अपार संपत्ति को जी भरकर लूटा। इस अपार संपत्ति के साथ मलिक काफूर दिल्ली लौट गया। अगला आक्रमण इसी वर्ष मदुरा पर या पांड्य राज्य पर किया गया था। द्वार समुद्र पर विजय के उपरांत अलाउद्दीन ने मदुरा पर आक्रमण की योजना बनाई। इन दिनों मदुरा में पांड्य वंश शासन कर रहा था और उस राज्य का नाम माबर का राज्य भी था। दुर्भाग्यवश इन दिनों सुंदर पांड्य तथा वीर पांड्य भाइयों में घोर संघर्ष चल रहा था। वीर पांड्य ने सुंदर पांड्य को मार भगाया और स्वयं मदुरा का शासक बन गया। निराश होकर सुंदर पांड्य ने दिल्ली के सुल्तान से सहायता मांगी। सुल्तान ऐसे अवसर की खोज में था। 1311 मलिक काफूर मदुरा पहुंच गया। काफूर के आने की सूचना पाकर वीर पांड्य राजधानी छोड़कर भाग गया। काफूर ने मदुरा के मंदिरों को खूब लूटा। रामेश्वरम में लूटपाट मचाई और मूर्तियों को तोड़ा। 1311 ईस्वी में अपार संपत्ति लेकर दिल्ली लौट गया। 1312 ईस्वी में देवगिरी पर उसको दूसरा आक्रमण करना पड़ा। रामचंद्र की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र शंकर देव देवगिरी का राजा हुआ। उसने दिल्ली के सुल्तान को कर देना बंद कर दिया। शंकर देव ने होयसल के राजा के विरुद्ध भी मुसलमानों की सहायता करने से इनकार कर दिया। इस पर अलाउद्दीन ने मलिक काफूर की अध्यक्षता में सेना शंकर देव के विरुद्ध भेजी। युद्ध में शंकर देव पराजित हो गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। 1315 ईस्वी में हरपाल देव को देवगिरी का शासन सौंपकर मलिक काफूर दिल्ली लौट गया। दक्षिण में अलाउद्दीन की सफलता के कई कारण थे। पहला, दक्षिण के राज्यों का पारस्परिक संघर्ष। वे एक दूसरे संघर्ष करके शक्ति नष्ट कर रहे थे। संगठित होकर शत्रु का सामना करने के स्थान पर अपने पड़ोसियों के विरुद्ध शत्रु की ही सहायता करने लगते थे और अपने शर्म पर पहुंच चुके वैमनस्य का लाभ शत्रु को उठाने का मौका देते थे। यही काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। नंबर 2, अलाउद्दीन की सेना की योग्यता। अलाउद्दीन द्वारा रखी गई स्थायी सेना सैनिक सुधारों के कारण बहुत सक्षम और शक्तिशाली हो गई थी। सेना में उत्साह था, पर्याप्त संसाधन थे और उसे अच्छा वेतन प्राप्त हो रहा था। नंबर 3, अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तृत नहीं करने की नीति। अलाउद्दीन विंध्य पर्वत के दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं चाहता था। उसकी सेना धन लूटने और हिंदुओं के धार्मिक स्थल नष्ट करने के उद्देश्य से दक्षिण पर अभियान कर रही थी, इसलिए उसका विजय अधिक स्थायी हुई। हम इसी क्रम में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति पर चर्चा करते हुए कि कुछ विशेष बिंदुओं पर दृष्टिपात करेंगे। अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत में जिस नीति का अनुसरण किया था, दक्षिण भारत में उससे भिन्न नीति का अनुसरण किया। उसकी दक्षिण नीति की प्रमुख बातें इस प्रकार थी। नंबर 1, उत्तर के स्थान पर दक्षिण में केवल संपत्ति को लूटने की नीति अपनाई गई, जबकि उत्तर में राज्य स्थापित करवाया गया। नंबर 2, आधिपत्य स्वीकार कराने की नीति। अलाउद्दीन यह जानता था सुदूर दक्षिण पर दिल्ली से शासन करना असंभव था, अतः उसने देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र और माबर राज्य पर विजय तो प्राप्त की, परंतु उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया। जब पराजित राज्यों के शासक उसका आधिपत्य स्वीकार करने को तैयार हो जाते थे तो वह उनके राज्य लौटा देता था और पराजित राजा को अथवा पराजित राजा के वंश के अन्य व्यक्ति को राज्य दे देता था। वहाँ के विजित राजाओं से उसने उदारता की नीति अपनाई। यद्यपि वह स्वभाव से क्रूर और निर्दयी था और विरोधियों और शत्रुओं के साथ बुरा व्यवहार करता था, परंतु दक्षिण के राजाओं के साथ उसने उदारता का व्यवहार किया। इसी कारण देवगिरी के राजा रामचंद्र और होयसल के राजा बल्लाल तृतीय ने दक्षिण विजय में अलाउद्दीन की बड़ी सहायता की। इसके अतिरिक्त सेनापतियों के माध्यम से उसने विजय की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से अनुपस्थित रहने के दुष्परिणामों से परिचित था। उसे मंगल आक्रमणों का भय था, उसे अमीरों के विद्रोह का भय था, इसलिए उसने राजधानी को कभी असुरक्षित नहीं रहने छोड़ा और दक्षिण विजय कार्य अपने सेनापतियों मलिक काफूर, अलफ खां आदि को सौंप दिया। सेनापतियों पर नियंत्रण करने रखने की
उसने नीति अपनाई। यद्यपि वह मलिक काफूर पर विश्वास करता था, उसी को प्रत्येक बार प्रधान सेनापति बनाकर भेजा करता था, तथापि वह उस पर अपना पूरा नियंत्रण रखने का प्रयास करता था। उसके साथ अलफ खां आदि सरदारों को भी भेजता था, जिससे काफूर को विश्वासघात करने का अवसर न मिल सके। सुल्तान जब काफूर को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजता था, तब वह उसे विस्तृत आदेश देता था। काफूर के लिए उन आदेशों की पालना करना अनिवार्य था। अलाउद्दीन की दक्षिण नीति की समीक्षा करते हुए कुछ इतिहासकार अलाउद्दीन की दक्षिण नीति को असफल मानते हैं। उनके अनुसार वह दक्षिण भारत को अपने अधीन बनाए रखने में विफल रहा। देवगिरी तथा होयसला राज्यों ने तो पराजय स्वीकार करके अलाउद्दीन से सहयोग किया, परंतु तेलंगाना ने कभी सहयोग तो कभी विरोध किया। पांड्य राज्य ने अधीनता ही स्वीकार नहीं की। रामचंद्र देव के बाद शंकर देव का व्यवहार भी बदल गया। मलिक काफूर को पुनः दक्षिण राज्यों के अभियान पर भेजना पड़ा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन की दक्षिण नीति सफल रही, क्योंकि वह दक्षिण भारत को अपने प्रत्यक्ष शासन में नहीं रखना चाहता था। वह उन राज्यों से धन लूटने तथा उन्हें कर राज्य बनाकर उनसे कर वसूलना चाहता था। अपने इस उद्देश्य में वह पूरी तरह सफल रहा। अलाउद्दीन के साम्राज्य की सीमाएं लगभग आधे भारत तक फैल गई थी। अलाउद्दीन का उद्देश्य संपूर्ण भारत पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित करना था। उसे इस उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि आधे भारत पर उसका आधिपत्य था, तथापि अपने सेनापतियों की सहायता से उसने उत्तरी के बाद दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके लगभग संपूर्ण प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसका साम्राज्य उत्तर में मुल्तान, लाहौर तथा दिल्ली से लेकर दक्षिण में द्वार समुद्र तथा मथुरा तक, पूर्व में लखनौती तथा सोनार गांव से पश्चिम में थट्टा तथा गुजरात तक विस्तृत हो गया था। उसने जहां तक उत्तर भारत का क्षेत्र था उसे पूर्ण आधिपत्य में रखा और दक्षिण भारत के क्षेत्र को एक प्रकार से नाम मात्र के आधिपत्य में रखा। इस प्रकार से आज हमने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार पर चर्चा की है। अगले वीडियो में अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।